नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सीरीज की 5वीं वीडियो का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ देख सकते हैं? ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में। ये 5वीं ऑब्जेक्टिव सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यदि आपको इसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सीरीज हैज 005 ये वाली वीडियो देख लीजिए, जिसका थंबनेल में लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव जो 50 ऑब्जेक्टिव लगाए हैं आज के, उसमें और भी क्या सप्लीमेंट्री फैक्ट्स ऐड हो सकते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन था आज का, विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है। आपको बस एक बात बता देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता की दो इंपॉर्टेंट शहर हैं। एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मतलब गांव और मोहनजोदड़ो मतलब शहर। गांव में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2। शहर में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। हड़प्पा में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3.5। और मोहनजोदड़ो में कितने आ रहे हैं? 3 और 3 6। गांव में कम आते हैं, शहर में ज्यादा आते हैं, तो हड़प्पा गांव हो जाएगा और मोहनजोदड़ो शहर। हमें इसी तरीके से इसके फैक्ट याद करने हैं। यदि आपको फैक्ट याद करने हैं तो ये वाली ट्रिक अपना के देखिएगा। जो चीजें गांव में मिलती हैं वो सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? हड़प्पा में मिलेंगी। जो चीजें शहर में मिलती हैं वो सारी चीजें मोहनजोदड़ो में मिलेंगी। देखिए, हड़प्पा जो है गांव है। अब मैं यहाँ के अवशेष आपको बता रहा हूं, आप देखना आपको ये गांव लगता है कि नहीं। पहला, चबूतरा। दूसरा, शंख वाला बैल या शंख से बना बैल भी बोल सकते हो आप। तीसरा, गेहूं और जौ के दाने। चौथा, महिला के उदर से उगते हुए पौधे की तस्वीर। ठीक है, यह मूर्ति। ये सारी चीजें आपको कहां से मिल रही हैं? तो ये सारी चीजें आपको हड़प्पा से मिल रही है, जिसको हमने गांव माना है। एक चीज और, क्रमबद्ध तरीके से बने हुए गांव मकान, है ना। 6 कमरे एक साइड और 6 कमरे दूसरे साइड, मतलब यदि ये गली है बीच से तो यहां 6 बने हुए हैं और इस तरफ भी 6 बने हुए हैं। ठीक है। दूसरा, हड़प्पा में 2 टीलों पर गांव होता था। एक पूर्वी टीला, ये हो जाएगा क्या? पूर्वी। और ये पश्चिमी टीला। ठीक है, ये मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूं। ठीक है, हड़प्पा ऐसे ही बसा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है। तो पूर्वी टीले को क्या कहा जाता था? नगर टीला। नगर टीला। और पश्चिमी को बोला जाता था दुर्ग टीला।
एक्चुअली मैं ये सब अभी आपको बताने वाला नहीं था। मैं सोच रहा था जब आपको मैं एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक लूंगा और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। खैर, इतना बता दिया हमें, इसको जानना जरूरी था आपके लिए। ये हो गए गांव वाले टॉपिक, मतलब हड़प्पा के। अब मैं आपको शहर में बता रहा हूं कि यदि मैं मोहनजोदड़ो को शहर मान रहा हूं तो उसके पीछे का आधार क्या है। अब आप देखिए मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, महाविद्यालय, ठीक है। अब आप ही मुझे बताओ, चबूतरा गांव में रहता है कि शहर में? जनरली चबूतरे कहाँ बने होते हैं? गांव में ही बने होते हैं, जहां पर सारे बुजुर्ग गांव के आकर बैठ के डिस्कशन करते हैं, आपको पता ही है। शंख वाला बैल, जनरली आपको बैल बहुतायत मात्रा में कहाँ मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। गेहूं जौ अनाज कहाँ मिलेगा? गांव में ही उगता है। महिला के उदर से उगते हुए पौधे की तस्वीर, पौधे की रक्षा शहर के लोग ज्यादा करते हैं कि गांव के लोग? जनरली गांव में पर्यावरण ज्यादा हरित दिखता है ना। मैं आपको याद करवा रहा हूं, आपको इसी सोच से याद कर रहे हैं, तभी ये याद होगा, ठीक है। और ये जो 6 और 6 दो तरफ कमरे मिले हुए हैं, अन्नागार है ना, इमरजेंसी के लिए रखने के लिए। क्योंकि आप देखोगे शहरों में लोग इतना अनाज सेव करके नहीं रखते कि कम, लेकिन शहर के कंपेयर में गांव में क्या होता है, आज भी गांव में कम से कम 2 साल के लिए अनाज हर घर में आपको मिलेगा। जिनके यहाँ खेती होती है 2 साल का अनाज उनके यहाँ रहता ही है, ठीक है। उस तरीके से वो चेन चलती रहती है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो विशाल स्नानागार। अब आप मुझे ये बताइए, क्या गांव में हर गली मोहल्ले में आपको पब्लिक टॉयलेट देखने को मिलती है क्या? नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? शहर में हमेशा, ठीक है। उसके अंदर बात की व्यवस्था भी होती है, दोनों व्यवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2, है ना। विशाल अन्नागार, आपने वेयर हाउसेस देखे हैं? वेयर हाउसेस गांव में होते हैं कि शहर में होते हैं? जनरली शहर में ही होते हैं। अब ज्यादा, मतलब अब धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से यदि हम बात करें, ठीक है, आज से 2000 साल पहले और फिर 2500 साल, मतलब 4500 पहले की बात हो रही है साल की, तो ऑब्वियसली शहर शहर में ही होंगे। महाविद्यालय, कॉलेज हमेशा शहर में ही होते थे, है ना। घोड़े, गाय बैल नहीं है, ये घोड़े हैं ना। गांव में बहुत कम, शायद ही किसी के यहाँ हो घोड़ा, वरना ये शहर में ही मिलते थे, है ना। सूती वस्त्र, इसका तो ठीक है, मान लिया ये कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि ये सबूत मोहनजोदड़ो को एक व्यवस्थित गांव की परिभाषा देते हैं, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा की बनावट यदि देखोगे तो 2 तरीके से थी। एक दुर्ग टीला था, जहां पर सारे अधिकारी कर्मचारियों के, ऐसा प्रतीत होता है कि ये उनके ऑफिसेस थे। और नगर टीला जो था उसमें पूरा गांव बसा हुआ था, ठीक है। और उसके अंदर ये अवशेष मिले हुए थे, समझ गए? चलिए, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया है ना। अब अपन सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर ही अपन को बात करनी है, क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करने हैं। क्वेश्चन से हट के ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, जो उसके सराउंडिंग फैक्ट है बस उसी पर बात होगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फैक्चुअल है, क्वेश्चन नंबर 2 भी फैक्चुअल है, 3 भी फैक्चुअल है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव की जब आंसर्स, ऑब्जेक्टिव जब वीडियो डाला था तो उसी में ही मैंने आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्चुअल है, क्वेश्चन नंबर 6 भी फैक्चुअल है, 7,
क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्ट दिए गए हैं और उसमें से आपको करेक्ट करना है कि आपको कौन सा सही लगता है, क्या सारे सही हैं या कोई एक सही है। तो जो भी उसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से 3 फैक्ट हैं, तीनों सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? विज्ञान पर आधारित व्यवस्था बिल्कुल है, क्योंकि इतनी सुव्यवस्थित तरीके से कहीं कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता है ना, उनको काफी नॉलेज रही होगी, तब उन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था को आगे बढ़ाया। दूसरा फैक्ट था इसमें कि बुर्ज होम से व्यक्ति के शव के नीचे से कुत्ते के शव निकले हैं क्या? तो हाँ, निकले हैं, है ना। और तीसरा फैक्ट था वहां के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही थे, क्योंकि दोनों के साथ मिले हुए हैं, है ना। पर जो आपने तीनों चीज बताई, उसके बेस क्या थे? उसके फैक्ट, है ना, उसके एविडेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट किसने दिया है? तो 2 इतिहासकार। कौन कौन से हैं? A.N. घोष और R.L. स्टाइन। ठीक है, दोनों ने क्या माना है? दोनों ने माना है कि जो सिंधु घाटी का पतन हुआ, उसके प्रमुख जिम्मेदार क्या है? जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। चांदी कहां से आती थी? ईरान से और अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 11 आर्य मध्य एशिया, ये भी स्टेटमेंट है। आर्य मध्य एशियाई के निवासी थे, ये किसने कहा है? प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, मैंने एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। जैसे मैंने स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन बना दिए, इसका मतलब नहीं कि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। यदि मैंने कोई 2-4 एविडेंस पूछ लिया है कि ये एविडेंस किस शहर में मिला है, ये एविडेंस किस शहर में मिला है, इसका मतलब नहीं कि उसके बाहर की कोई एविडेंस नहीं आ सकते। तो हमें सारे एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन भी वैकल्प के रूप में तैयार करने हैं, ये स्टेटमेंट भी तैयार करने हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे नदी का पुराना नाम, तो मान लो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में दे दिया, इसका मतलब नहीं कि वही बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी नदी पूछ सकता है कि इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है, इसका वैदिक कालीन नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टाइप बताता जा रहा हूं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपको उन सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विदत क्या है? तो विदत आर्यों की एक प्राचीन संस्था है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसके पहली वाली वीडियोस में बताया था, पार्ट 1 में बताया था सभा और समिति के बारे में, है ना। आपने देखा भी है कि उसमें अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसको? सभा और समिति को। आगे चलते हैं। अघन्या, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अघन्या का अर्थ क्या होता है। अघन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य, मतलब जिसकी पूजा की जाए, उसको मारा ना जाए। तो ऐसा कौन सा पशु था जिसकी पूजा की जाती थी, उसको मारा नहीं जाता था? गाय, इसलिए उसको अघन्या कहा जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 15 फैक्चुअल है, 16 भी फैक्चुअल है, 17 भी फैक्चुअल है, 18 भी फैक्चुअल है, 19 भी फैक्चुअल है। ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ देख सकते हैं? ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में। ये 5वीं ऑब्जेक्टिव सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यदि आपको इसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सीरीज हैज 005 ये वाली वीडियो देख लीजिए, जिसका थंबनेल में लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी फैक्चुअल है, 20 भी फैक्चुअल है, 21, 22, 23 ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। 24, 25 देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको पूछ रहे हैं कि जो फला शब्द है किसके लिए रिप्रेजेंट होता था, मतलब शब्दावली। तो आपको पूरी शब्दावली भी तैयार करनी है, वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन और सिंधु कालीन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 27 भी फैक्चुअल है, 28 भी फैक्चुअल है, 29 भी फैक्चुअल है, 30 भी फैक्चुअल है। ठीक है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में किसने चलाया था? तो विम कटफिसस ने चलाया था। कुषाण थे, है ना, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। और राजा यदि कोई पूछे तो कौन था? विम कटफिसस। उसने अपने विम से घिस घिस के सोने का सिक्का बना दिया, है ना, विम से इतना साफ किया कि वो सोने जैसे चमकने लगा। सोने का सिक्का विम कटफिसस ने चलाया था। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 31।
कौन से दार्शनिक होते थे? तो उनके यहाँ पार्स भी थे, वसुमित्र भी थे, घोषते थे ही, है ना। और कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगति आयोजित की थी, कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। तो जब मैं आपको मौर्य काल पढ़ाऊंगा सॉरी, जब मैं आपको मौर्य काल पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको चारों संगीतियां पढ़ाने वाला हूँ बौद्धकालीन। जैन बौद्ध जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी आएंगी वो, ठीक है। आगे चलते हैं। 32 फैक्चुअल क्वेश्चन है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था मौर्य उत्तर काल में? सतमान कहा जाता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 33 है, कहने के लिए तो दो बुक है, बुद्धचरित और स्वप्नवास वद्धतम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस समय की जो बुक है ना, वैदिक कालीन और मौर्य उत्तर कालीन और मौर्य कालीन, इनको भी अच्छे से पढ़ना है ना। जैसे अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है ना। इंडिका किसकी पुस्तक है? कई बार आ चुका है, ठीक है ना। अभी जब गुप्त में आप आओगे तो कालिदास की पुस्तकें पूछ लेगा, भास की, भरत की, ठीक है ना, हर्षवर्धन की, हर्ष की। तो आपको ये पूरी पुस्तकें पढ़ना है ठीक है। इनको सारी तैयार करना है, याद करना है। मैं सबकी अलग से सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। अपन को प्रीलिम्स को टारगेट करके ही सब कुछ पढ़ना है, इस बार कुछ छूटना नहीं चाहिए। बस आपको जितना मैं पर डे वीडियो में डालता हूँ, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार। इसके बावजूद आपको कोई फैक्ट ऐसा लगता है कि आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, तो आप एक रिवीजन वाली कॉपी बना लो कि जो फैक्ट आपको भूल रहे हैं आप उनको उसमें लिखते जाओ और लास्ट में आप याद कर लेना, और पर डे उसको पढ़ो टाइम निकाल कर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसका आंसर भरत है, नाट्यशास्त्र के रचयिता है वो। तृतीय संगम। अब देखो संगम काल आ गया, तो संगम काल में क्या पूछी जा रही है? संगम की संगीति, है ना। 3 संगम हुए हैं वहां पर, आपको पता ही है। पहले की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, दूसरे की तोलक्कापियर ने, और तीसरे की नक्कीसर ने, है ना। तो अपन जब संगम काल पढ़ेंगे तो इसको भी कर लेंगे कवर। अभी आपको बस ऑब्जेक्टिव लगाने हैं इसके, ठीक है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया के शासक पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, वैसे हमें संगम काल की भी पढ़नी है। चोल की, चेर की, पांड्य की, है ना। उनके अपने अपने सारे फैक्ट पता होना चाहिए। उस समय संगम साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल का स्थानीय प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें पढ़ना है, इनको हमें याद करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। चेरों की राजधानी क्या थी? तो चेरों की राजधानी सबसे पहले उरैयूर थी, फिर वांजी हुई, फिर मरंदई हो गई। तो ये तीनों एक जगह थी, यही ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एनआरडी जो है वो उपाधि होती थी जो आर्मी चीफ को दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 38। नाडु। अब आपको तमिलनाडु में लिख के बता दूं, तमिलनाडु आ गया ना, नाडु। तो नाडु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तमिलनाडु क्या है अपने आप में? स्टेट, प्रांत। तो नाडु मतलब क्या होता था? प्रांत। आज भी हम उसकी संस्कृति लिए हुए हैं संगम काल की, है ना। तो नाडु का मतलब क्या होता था? प्रांत होता था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना करता है, संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, ये तो सबको पता होना चाहिए। दक्षिणापथ नीति के प्रमुख आधार स्तंभ थे। तो दक्षिणापथ नीति के तीनों आधार स्तंभ थे, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। जब अपन समुद्रगुप्त डिस्कशन करेंगे तो मैं उनकी उत्तरापथ की नीति, दक्षिणापथ की नीति और बाहर नीति, जो बाहर की पूर्वी नीतियां हैं जो है ना, अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सर्वोपकरदान, आज्ञाकरण, प्रणाम, आगमन, ठीक है। और ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह तो पढ़ ही लिया। इन्होंने जो दक्षिणापथ के हैं, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को और उत्तरापथ के 9 राजाओं को पराजित किया है ना, इसको भी अपन देखेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है समुद्रगुप्त के लिए। तो अब हम इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता है ना। वसुबंधु जो हैं वो समुद्रगुप्त के यहाँ रहते थे, लेकिन वो थे कौन? बौद्ध भिक्षु। वसुबंधु कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, ठीक है।
समुद्रगुप्त का संरक्षण प्राप्त था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज का, समुद्रगुप्त ने उत्तर दक्षिण भारत के क्रमशः कितने राजाओं को पराजित किया है? तो मैंने आपको बताया ना, उत्तर के 9 और दक्षिण के 12, तो इसको भी याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए आत्मनिवेदन है ना, तो आत्मनिवेदन और कन्योपायन ये भी अपने आप में एक रणनीति का हिस्सा थे उनके, ठीक है ना। कन्योपायन मतलब किसी को पराजित करके उसकी कन्या को ले आना, है ना। तो ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं, जो कि अपन अभी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फैक्ट पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। यहाँ आत्मनिवेदन लिखा है, मतलब आत्म मतलब स्वयं, निवेदन मतलब हाथ जोड़कर निवेदन करना, है ना। तो जब हम स्वयं जाके किसी के सामने निवेदन करेंगे मतलब हम अपनी हार स्वीकार करते हैं और आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, दोनों चीजें स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आत्मनिवेदन हो जाएगा, शब्द ही अपने आप में बोल रहा है सब कुछ, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है ना, गुप्त काल में न्यायाधीश कौन था? तो उसमें शब्द में ही समझ में आ रहा है, दंड नायक। न्याय क्या करते हैं, न्यायाधीश क्या करते हैं? जो आरोपी होते हैं उन पर फैसला करते हैं, तो दंड देते हैं या तो उनको नॉट गिल्टी प्रूफ करते हैं ना, वो ये तो वही करते हैं, गिल्टी और नॉट गिल्टी, है ना। तो दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक, सब में दंड नायक है ना। तो दंड देने वाला अधिकारी कौन है? न्यायाधीश है। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46, भोग किस प्रकार का कर था? तो राजा की भेंट थी। भोग, भोग कौन लगाता है? अभी हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, है ना। उस समय राजा को भोग लगाया जाता था। और कौन देता था भोग जैसे टैक्स? जो छोटे छोटे काम करते थे, जैसे कोई फूल बना रहा है, फूल की माला, कोई फल लेके आ रहा है, किसान है, कोई मिठाइयां लेके आ रहा है ना। इस तरीके से जो टैक्स होता था उसको भोग कहा जाता था, और राजा को उपहार स्वरूप दी जाती थी कि हमारे घर में हुआ है, आप भी लीजिए, चूंकि आप हमारे राजा हैं इसलिए। समझ गए? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, खेती के लिए उपयुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो क्षेत्र कहा जाता था खेती के लिए उपयुक्त भूमि को। एक ही नगर के निवासी, अच्छा बताइए नगर में क्या होता है? नगर निगम होता है, निगम, है ना। नगर में क्या होता है? नगर निगम। तो एक ही शहर के रहने वाले निवासियों को निगम कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में शैव धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त था? तो गुप्त काल में शैव धर्म 4 संप्रदायों में विभक्त, जैसे शैव, पशुपति, कपालिक, कालामुख, तो ये सब संप्रदाय थे शैव धर्म के, है ना, जो विभक्त हो गए गुप्त काल में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य। तो याद रखिएगा कालिदास जी की जो रचनाएं हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, मैं आपको बताए दे रहा हूं। कालिदास जी की जो रचनाएं हैं उनको खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक, इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मैं यहां लिख रहा हूं, इसका एक फॉर्मूला है, मतलब ट्रिक भी बोल सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है क्या? री में क र एम बी ए, ठीक है। तो ये जो खंड काव्य है, खंड काव्य की संख्या कितनी है? 2। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। और नाटक की संख्या कितनी है? 3। ये दोनों क्या हो गए? खंड काव्य, ये महाकाव्य, रघुवंशम, है ना। ये मालविकाग्निमित्रम क्या है? नाटक। विक्रमोर्वशीयम क्या है? नाटक। देखो जो नाटक होता है ना उसमें नायक और नायिका दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ विक्रम और उर्वशी है, यहाँ मालविका और अग्निमित्र है, यहाँ अभिज्ञान और शकुंतला, ये 2 है। तो इस तरीके से ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। समझ में आ गया? तो आज का डिस्कशन यही कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। हम लाइव भी करते हैं रात में 10:15 से 10:30 के बीच में, आप वहां पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही अभी हमने विविध में पहला चैप्टर कंप्लीट किया है।
कल से एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। यदि आपको लाइव ज्वाइन करना है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप हैं ही। उम्मीद है आप इसे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन के साथ, ताकि मेरी हर एक एक्टिविटी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है, प्रत्येक पर बहुत संभल कर चलिए। जय हिंद।